सौरभ इंस्टाग्राम पे पिछले 2 साल से वीडियोस बना रहे हैं रील्स, और इनकी रील्स काफ़ी वायरल जाती हैं। और अराउंड 53-54 के फॉलोअर्स हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, ये मिस्टर कहानी वाला के नाम से वो इंस्टाग्राम अकाउंट है। और मेरा जैसे कि यूट्यूब पे आप सब जानते ही हैं कि विज्ञान के नाम से चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स बनाता हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम दोनों डिस्कस करेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने इंडिया में रोमांटिसाइज कर रखी हैं। वो हमारे जहन में ही है, उनका जो रोमांटिसाइजेशन है। लेकिन जमीन पे हकीकत कुछ और ही है। तो एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले सौरभ, कौन सी चीज़ के बारे में बात करें हम, कि जिसको हमने बिना मतलब में रोमांटिसाइज करा हुआ है इंडिया के अंदर। थैंक यू भाई, यहाँ पे मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं पहले सबको बताना चाहूंगा कि भाई, हम सब में रीडिंग का कीड़ा जो भी जिसने भी डाला है वो विकास ही है भाई, और इसको जरूर फॉलो करो। मतलब मुझे नहीं लगता इंडिया में अभी हिंदी लिटरेचर पे इससे अच्छी जानकारी कोई भी दे रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। और बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, तो यार इंडिया में हमने बहुत बहुत सारी चीज़ों को ना रोमांटिसिज्म के दायरे में देखना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो हम अपने पास्ट को कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज करते हैं। जितना वो कुछ चीजें अच्छी बुरी थी, लेकिन हमने उसको इतना ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया कि हम उसके डार्क एस्पेक्ट्स को समझना ही नहीं चाहते हैं। और उसी वजह से जितने भी आज के हमारे चैलेंजेस हैं वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम जब क्वेश्चन ही नहीं कर सकते अपने पास्ट पे, तो फिर चीजें कहाँ से बदलेंगी। इसका मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत, जो जो कम्युनिज्म आया ना हमारे देश के अंदर, और जब अंग्रेज राज कर रहे थे, तो उन्होंने जो वाइट वॉशिंग हुई एक तरह से हमारी हिस्ट्री की। और मतलब फिर उसके बाद में जैसे मदन मोहन मालवीय मालवीय या लाला लाजपत राय, और या फिर उसके बाद में स्वामी विवेकानंद भी इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं, और मैं भी कई लोगों से पूछता था कि विवेकानंद जी का इतना नाम क्यों है, मतलब वो क्या थे, उन्होंने क्या किया। कि भगत सिंह का समझ में आता है, सुभाष चंद्र बोस जी का समझ में आता है, तो विवेकानंद जी का क्या रोल था। तो जितना हम उनको पढ़ते हैं और जितना हम लोगों से जानते हैं, तो यही निकल के आता है कि वो थे जिन्होंने हमारे पास्ट से हमको वापस कनेक्ट करवाया। कि यार ऐसे इतने भी मैं मतलब गए गुजरे नहीं है। क्योंकि एक वो आ गया था ना कि व्हाइट सुप्रीमेसी वाला सिंड्रोम हो गया था हम लोगों के अंदर, कि लाट साहब बोल रहे हैं तो सही होगा, और देखो गोरे साहब ऐसे करते हैं, गोरे साहब वैसे करते हैं। जैसे कि हम इंडिया में फुल बाजू की शर्ट्स पहनते हैं, और फॉर्मल्स पहनते हैं, जूते पहनते हैं, जो कि हमारे लिए मतलब बिल्कुल सही नहीं है हमारे टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन हम उन्हें कॉपी करते हैं। तो ये चलन चल गया था कि लाट साहब हैं तो वो अंग्रेजी की शिक्षा ले रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब बढ़िया है, और सब कुछ उनके ही मतलब जो करते हैं ना वो बढ़िया ही होता है। तो विवेकानंद थे मतलब पहले, जो बहुत ही ग्रैंड स्केल पे जाके इन्होंने ये बताया कि ऐसा भी नहीं है, मतलब इतना हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है, हमारा पास्ट भी काफी अच्छा था। और तो ये शुरू वहां से हुआ था मेरे ख्याल से, कि फिर से पास्ट से रिकनेक्ट करने को। और उसके साथ साथ में जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, और फिर उन्होंने जैसे रेलवे लाइन वगैरह लगाई थी, और उसके बाद में बहुत सी जगह एक्सेसिबल हुई, और फिर उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल मतलब उन्होंने सर्वे वगैरह किए। तो जो पीछे जैसे मोहनजादड़ो निकल के आया, पीछे हड़प्पा निकल के आया, और ये और भी मतलब बहुत सारी जो जगह हैं, जैसे तक्षशिला के बारे में हमको मालूम चला, नालंदा के बारे में हमको मालूम चला। तो जो हमको जो चीजें मालूम चली कि हमारा पास्ट इतना ग्लोरियस था, ये इनमें भी ब्रिटिशर्स का ही हाथ है। हम एक्चुअली ब्रिटिशर्स को ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने हमारा पास्ट व्हाइट वॉश किया है, लेकिन इसमें भी ब्रिटिशर्स का ही हाथ है कि उन्होंने उन्होंने जो पुरातत्व जो जो चीज होती है, पुरातत्व के जो अध्ययन होता है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया। और उन्होंने उसको एक साइंस के नजरिए से देखा, जो कि राहुल संस्कृतायन बोलते भी हैं कि है ना, किसी भी चीज को देखने का एक साइंटिफिक नजरिया होना चाहिए। और ये शायद एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स का हमारे देश पे, कि वो एक साइंटिफिक नजरिया लेके आए, जो वो आर्कियोलॉजी में भी लेके आए। और उसके बाद में हमारा बहुत सारी पुरानी चीजें निकल निकल के सामने आई, कि हमारे पास इतनी अच्छी सोसाइटी थी, इतनी बढ़िया सोसाइटी थी, हमारे घर, हमारी गलियां 90 डिग्रीज पे कटती थी। लेकिन फिर हमने वो एक बार जो हमें पास्ट मिल गया फिर हम उसको पकड़ के ही बैठ गए। पुष्पक विमान, और जो भी गणेश जी का जो प्लास्टिक सर्जरी हुई, और फिर हमने वो सब चीजों से ही जोड़ दिया, और फिर हम उसको पकड़ के ही बैठ गए। और शायद वो तूने कल अपने वीडियो में बोला भी था, और जो संस्कृताय जी ने बोला अपनी किताब में, कि जितना बड़ा इतिहास है ना, उसको भुलाने में उतना ही टाइम लगता है। और शायद इसी वजह से उन जंजीरों में हम जकड़े ही हुए हैं। हाँ, ट्रू, बहुत सही बात बोली यार। और मैं ये इसमें ऐड करना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने इस बात को, जो हमें पुराने रूट से ले जाने की बात, सिर्फ इसलिए शुरू की थी कि हम सिर्फ हमारे अंदर हीन भावना ना आ जाए, वरना वो भी तार्किक बात ही करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि हर भारतीय बहुत ज्यादा तार्किक हो,
वो ये समझे कि हाँ, हम पास्ट में हम भी ग्लोरियस थे, बट देर वॉज अ रीजन कि हम ग्लोरियस क्यों थे। हम अगर चोला एम्पायर्स जाके इंडोनेशिया में जाके अपनी नेवीज को एक्सपेंड कर रहे थे, अपने एम्पायर्स को एक्सपेंड कर रहे थे, कि तो वो क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि वो भी उस जमाने में, जो भी उस जमाने की साइंस थी, उस हिसाब से उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट था, क्वेश्चनिंग थी उस सोसाइटी में। तो वो चीज हम भूल रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं अभी, कि हम काम भी नहीं करना चाह रहे हैं और वाहवाही भी पूरी चाह रहे हैं। हमें बस ये है कि हाँ, लोग बोलते रहे नहीं नहीं नहीं, इंडिया ही है सब कुछ, जैसा दिमागी गुलामी किताब में वो कहते भी हैं कि हम भारतीय बस इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे ये अंग्रेज मान जाएं कि हमने 1200 साल पहले या 1 अरब साल पहले सारी चीजें कर दी थी, और तुम तो अभी बस धूल की मिट्टी हो। अगर बस अंग्रेज यही मान जाएं तो हम इसी में खुश हो जाएंगे। हम इस बात में लगे ही नहीं हुए हैं कि हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी क्या, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो गांधी जी का है। क्योंकि गांधी जी ने जब देश को यूनाइट करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज में, क्योंकि उन्हें लगता था कि देश का एक आम आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अगर कनेक्ट हमें पहुंचाना है तो उसको इस लैंग्वेज में कनेक्ट पहुंचाना होगा जो वो ऑलरेडी जानता है। और इसीलिए उन्होंने अपने पास्ट को इतना ज्यादा ग्लोरियस रखा और इतना ज्यादा उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया एक आम भारतीय की नजर में, कि आम भारतीय फिर जो पश्चिम के अच्छे एस्पेक्ट थे उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। तो इसीलिए गांधी जी ने जो किया वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन हर चीज अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां आई जाती हैं, तो वो जो आ गई है उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और खत्म भी क्या, हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की इतनी ज्यादा कमी होती जा रही है साल दर साल। जैसे बाबाओं का कल्चर अब इतना ज्यादा राइज पर है, जो पिछले 15 साल पहले तो नहीं था, अब बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट जनरेशन भी अब इन चीजों में फॉलो कर रही है, एस्ट्रोलॉजी एप्स के रेवेन्यूज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो ये हम्म। बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल सौरभ, और अक्सर कई बारी जैसे मेरा भी है कि पिछले 5-6 साल से मैं न्यूज़ पे बहुत कम ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ देखने से कुछ भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल के आता है। न्यूज़ देखना मतलब किसी भी तरह से हमें कोई एडवांटेज नहीं देता है। लेकिन फिर इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही हमें पॉलिटिक्स से एकदम अछूते ही रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स ये चीज डिसाइड करती है कि देश कैसे सोचेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब एपीजे अब्दुल कलाम थे या जितने भी वो एक्टिव थे, जब भी एक्टिव थे, तो फिर भी हमारे देश के अंदर ना एक साइंटिफिक एक्यूमेंट को लेके एक चीज थी। और एक ऐसा बंदा था, और जो कि थोड़ी सी मुझे दुख भी रहता है हमारे इंटेलेक्चुअल से और हमारे साइंटिस्ट से और हमारे किसी से भी, हिस्टोरियन से, साइंटिस्ट से, एकेडमिशियन से, क्रिकेटर से, इनफैक्ट हर एक इंसान से, कि वो लिखते नहीं है, वो कनेक्ट नहीं करते जनता के साथ में। अभी कोई भी ऐसा देश में जैसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं है कि जो मतलब जैसे कनेक्ट करे लोगों के साथ में। और इसी वजह से जिनकी बातें हम सुन रहे हैं और जो लोग बहुत कॉन्फिडेंस, जैसे डनिंग क्रिगर इफेक्ट के कारण कि जो लोग बोल रहे हैं वो है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को नहीं रखना चाहते, नहीं तरजीह देना चाहते। ठीक है, अभी ये टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपने पास्ट को बहुत ग्लोरीफाई कर रखा है, और बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि फ्यूचर कैसे देख सकते हैं। हम फ्यूचर के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस तरह का फ्यूचर हम देना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी, और किस तरह की एक थिंकिंग प्रोसेस हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो अभी इस बारे में अपने कुछ शब्द लास्ट में तुम कहो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ हाँ, श्योर। तो जैसे यार तुमने बड़ी अच्छी बात बोली, डनिंग क्यूगर इफेक्ट। तो जैसे जिनको नहीं पता है, उसमें होता क्या है कि हम लोग अपने आप को ना, जो हमारी टोटल हमारे अंदर क्वालिटी है या जितनी अपने कैपेबिलिटी है, हम उससे ज्यादा आंकते हैं अपने आप को। मतलब जिस आदमी में जितनी कम कैपेबिलिटी होगी, वो अपने आप को उतना ही ज्यादा 30 मार का समझने लग गया है। और ये हमारे देश में बहुत ज्यादा देखा गया है कि जिन लोगों ने जितनी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, किताबें भी नहीं पढ़ी हैं, जानकारी भी नहीं है, वो उतनी ज्यादा आपको ज्ञान देने में तुले हुए हैं। जिन्होंने देश दुनिया देखी भी नहीं है, वो बताते हैं कि भैया हम दुनिया देख चुके हैं और हमारी बातें माने। और ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं, एक नया वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, अब तो एआई भी आ गया है, तो उसमें हमें टेक्नोलॉजीज को समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती हैं और इसको हम कैसे अपनी वर्ल्ड को कैसे बेहतर बनाने में यूज कर सकते हैं। जैसे एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वर्ल्ड बिल्कुल ही बदल जाएगा जैसे आज हम वर्ल्ड को जानते हैं। और अगर हम एज एन इंडियंस इस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम करें, इसकी एप्लीकेशंस को आज से ही अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दें। और जैसे चाइना है, यूएस है, वो अपना सारा आज क्या तारीख में मोस्टली जो उनकी रिसर्च फंडिंग जा रही है वो एआई की टेक्नोलॉजीज में ही जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो
कंट्रीज एआई को कंट्रोल कर लेंगे, वो आगे की दुनिया को कंट्रोल करेंगे। और हम कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि अभी हम इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो ये सोच लाना बड़ा जरूरी है। अपने बच्चों को हमें पहले से ही बताना पड़ेगा कि साइंटिफिक टेम्परमेंट क्यों जरूरी है, दुनिया काम कैसे करती है। आप बच्चों को छोटी छोटी चीजें बताइए कि आसमान नीला क्यों होता है, घास ग्रीन क्यों होती है। बच्चों को क्वेश्चन पूछने दें, बच्चों को ये आजादी दें। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली बदलाव तो जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल सौरभ, ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। दूसरा टॉपिक जो मुझे लगता है कि जो अननेसेसरीली बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है हमारे देश में, वो है हमारे गांव। और जैसे कि भीमराव अम्बेडकर अपने उसमें लिख भी चुके हैं कि गांव डेमोक्रेसी के ग्रेवयार्ड हैं। कि कोई भी हमें अगर देश को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमारी जनता को हमें गांव से निकालना पड़ेगा। और हमारे गांव वो दुनिया के गांव से अलग है, वो किसी रशिया के गांव से या फिर किसी यूरोपियन गांव से वो बहुत तरीके से अलग है। और उसका सबसे बड़ा ही रीजन ये कास्टिज्म ही है इसका रीजन। और बहुत बहुत सारी चीजें जो मतलब कुरीतियां हमारे देश के अंदर जो हैं, उसका बहुत 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 बड़ा रीजन और स्रोत एक तरह से हमारे गांव हैं। तो तुम बताओ सौरभ, इस बारे में क्या तुम्हारे विचार हैं इस चीज के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे समाज की वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। इनफैक्ट जातियां जब तक खत्म नहीं होंगी हमारे देश में, हमारा जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो उतना ही स्लो रहेगा। क्योंकि जिस समाज में आपस आपसिक एकता नहीं रहेगी, वहां पे फूट डालना उतना ही आसान होता रहेगा, और जो हमारी प्रायोरिटीज हैं वो कभी सही नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि नेता लोग उसी चीज का फायदा उठाते रहेंगे, उसी चीज पे इलेक्शंस होते रहेंगे, और लोग जिन चीजों पे फोकस करना चाहिए उस पर कभी फोकस ही नहीं कर पाएंगे। और आज हम 21st सेंचुरी में हैं, जहाँ पे अब हमने एक नई स्पीशीज बना दी है एआई के फॉर्म में, और आज भी हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हम आपस में ये मानने को तैयार नहीं है कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। हम अपने जो भी लोग जिस तरह का भी काम कर रहे हैं उसमें भी हम छोटा बड़ा काम देखते हैं। हम हमारे सोसाइटी में इतना बड़ा सेग्रीगेशन है कि वो हम भले ही अंग्रेजों को या दूसरों को बोलते थे कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? हम आपस में ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और ये हर लेवल पे है। जैसे हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो एक अपर कास्ट मेल है, उसको तो लगता है कि दुनिया में कुछ गलती है ही नहीं। वो फीमेल्स की प्रताड़ना को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना लोअर कास्ट की। जुलाई सिक्स सिक्स। लेकिन जुलाई सिक्स लेकिन जैसे ही वो एक अपर कास्ट फीमेल की बात आती है तो वो अपनी प्रताड़ना तो समझ पा रही है, लेकिन वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको समझ नहीं पा रही है। फिर वैसे ही हम अगर एक लोअर कास्ट मेल पे आए तो वो अपनी प्रताड़ना समझ रहा है कि भाई ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन वो फीमेल्स की प्रताड़ना को नहीं समझ रहा है। तो अगर असली में देखा जाए ना, इस देश में कोई प्रताड़ना समझ रहा है तो एक लोअर कास्ट फीमेल है। जो दोनों जो बेकार चीजें हैं, जैसे पैट्रियार्की को भी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उसको वो झेलना पड़ रहा है। तो हमें अपने प्रिविलेजेस को पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे प्रिविलेज्ड हैं, और हमें अपने फेलो ह्यूमंस के साथ किस तरह का बिहेवियर करना है। तो वो चीजें हम इनकलकेट कर पाए, और खासकर गांवों में तो मतलब उनको बचपन से ही कास्टिज्म को इतना ज्यादा भर दिया जाता है उनके दिमाग में कि उनको इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है। मतलब वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक ह्यूमन के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और ये गलत बात है। मतलब सोच रहे हो कि ये कितना बड़ा ब्रेन वॉश है कि हम एक ह्यूमन को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और वैसे हम कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, 10 चीजें हैं, हम तो प्रकृति का इतना ध्यान रखते हैं। हम बाकी सारी चीजें कर रहे हैं पर आपस में इंसानों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? तो ये हम्म। बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। अगर यही जैसे जो मेरे भी जो अपर कास्ट जो फ्रेंड्स हैं, तो मैं भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉलेज तक और बहुत हद तक यार, जब तक मतलब मेरे मेरे हम जैसे मेरे कॉलेज में तो खासकर कॉलेज तक तो मैं इसी मुकाबले में जीता था कि कास्टिज्म है ही नहीं, कहाँ है कास्टिज्म। सब कुछ तो सही चल रहा है ना। तो हम तो, और यही मतलब मुझे लगता है कि अपर कास्ट का प्रिविलेज है कि हम तो कभी अपने दोस्तों से नहीं पूछते तुम्हारी क्या कास्ट है ऐसे करके। और लेकिन धीरे धीरे कुछ मेरे जो दोस्त मिले मुझे, जैसे एक तो मेरे कॉलेज का ही था, फिर वो जेएनयू गया और फिर उसने मुझे मतलब बोलना शुरू किया इस बात को लेके कि ये है, ये चीज़ है। और फिर जैसे रोहिंटन मिस्त्री की वो बुक है फाइन बैलेंस, तो मैं हर एक बंदे को ये बुक रिकमेंड करना चाहूंगा।
कि अगर आप ये एक साल में एक किताब ये वाली भी पढ़ लो, रोहिंटन मिस्त्री की फाइन बैलेंस, तो काफी कुछ आप देश के बारे में जान जाओगे। बहुत सारी जो चीजें हमारे देश के साथ गलत हैं वो एक बुक में कवर करी है रोहिंटन मिस्त्री ने। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो बहुत मुझे मतलब लिटरली मुझे एकदम फोर्स के साथ में एहसास हुआ कि ये भी है। और फिर एक ऐसी पेरुमल मुरुगन है तमिलनाडु के राइटर, उनकी एक बुक है द पायर, चिता। वो बुक जब आप पढ़ते हो ना तब आपको समझ में आता है कि जैसे उस बुक के अंदर ना पहले सीन के अंदर वो एक लड़का एक लड़की से शादी करके आता है, शहर पढ़ने गया होता है, फिर वहां से लड़की से शादी करके वापस आता है। और जब वो गांव में वो लड़की एंटर करती है ना, तब वो इतनी खुश होती है कि यार गांव कितना अच्छा होता है, यहाँ की हवा कितनी अच्छी है, सब कुछ कितना खुला खुला है। और जस्ट उनके बगल से एक आदमी निकल रहा होता है साइकिल पे, और बस मतलब पूरी कहानी वहां से पलट जाती है, क्योंकि वो लड़का सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, अपनी माँ को अपने तरीके से बताऊंगा कि मैं इसको शादी करके लाया हूँ, लेकिन वो जो आदमी साइकिल पे निकल रहा था वो जाके सब पहले ही बता देता है अपने तरीके से कि ये सब हो रहा है, वो ला रहा है ऐसे करके। और उसके बाद पूरी किताब, लाइक वो बहुत डिप्रेसिंग किताब है, लेकिन उसका पॉइंट यही है कि लास्ट में वो लड़की ना यही बोलती है कि यार मैं सोचती थी कि गाँव की हवा कितनी साफ है, लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों की सोच जैसे सड़ी हुई है ना, यहाँ की हवा भी सड़ी हुई है। यहाँ की हवा घूम फिर के ना यहीं रह जाती है। वो बाहर मतलब कुछ ना बाहर की हवा गांव में आ पाती है, ना गांव की हवा बाहर जाती है। और मेरे ख्याल से यही मतलब वो जो मेन पॉइंट है कि, और एक पाताल लोक जो सीरीज थी ना, वो भी मुझे एक बहुत सही तरीके से याद आता है कि उसके अंदर जो एक वो दलित करेक्टर था ना, जो वो रैप करता है और फिर वो गांव से भाग के बाहर आता है। वही चीज, बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स मैंने मतलब बुक्स में और चाहे वेब सीरीज हैं या मूवीज हैं उनमें देखे हैं कि जो गांव से बाहर निकल के आते हैं ना, तब जाके उनको समझ में आता है कि यार दुनिया इतनी बुरी नहीं है। और कि लिटरली यार बाहर जब आप जाओ तब आपसे कोई पूछता ही नहीं कि आप कौन हो क्या हो, मतलब ठीक है, मतलब वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस, वो बात की बात है, लेकिन फिर भी यार गांव के हिसाब से हम शहरों को इतना बुरा बुरा बोलते हैं शहरों के बारे में। मतलब अगर आप किसी से भी पूछो, खासकर अपर कास्ट से ना, तो शहरों के बारे में तो इतनी सबकी बुरी बातें रहती हैं, लेकिन शहर बहुत अच्छे होते हैं, शहर सबको अपनाते हैं। और एक जो वही जो एक सड़ी हुई हवा है ना, वहां से निकल के लोग, चाहे हवा शहर की हवा कितनी ही दूषित क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुली हवा में सांस लेना, एक बात जो कहते हैं ना, वो महसूस कर पाते हैं शहर में आके। तो ये कुछ मेरे मतलब जो मुझे लगता था, जो मुझे लगता है। और हम कुछ ज्यादा ही रूहानी चश्मे से देखते हैं हमेशा गाँव को। गाँव में इतने प्रॉपर्टीज के विवाद होते हैं, गाँव में तो एक खेत के भी दूसरे खेत में कोई बीच में जरा सी नाली सी लगा दे, उसमें सर फूट जाते हैं। बट है ना, पीपल हर चीज को डिस्काउंट कर देते हैं लोग। करेक्ट, करेक्ट। मैं जैसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं बचपन में गांव जाया करता था, तो मेरे गांव में पैर छूने की प्रथा है, वो हर जगह रहती है, तो हम सारे बड़ों के पैर छूते थे। और मैंने एक बार गलती से एक छोटी जाति के व्यक्ति के पैर छू लिए थे, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में तो ये कुछ था ही नहीं। तो पूरे के पूरे जो वहां पे लोग थे वो मेरा एकदम मजाक उड़ाने लग गए, और उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है कि मैंने किसी के पैर छू लिए हैं। और तब मुझे पहली बार समझ में आया कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने ये तो देखा ही था कि ये जो बर्तनों का भेदभाव होता है कि आप सेम बर्तन में नहीं खाते हैं, वो सारी चीजें। तो गांवों में ये सारी चीजें ना शहरों में आपको समझ नहीं आती, लेकिन गांवों में आपको जमीनी स्तर पे आपको ये चीजें समझ में आने लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें अभी बदली नहीं है गांवों में, लेकिन जितना बदलाव हो सकता था उतना नहीं हुआ है। बहुत बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं। तो इसीलिए आज भी आपको न्यूज में दिख जाएगा कि कोई घोड़ा चढ़ने पे हम्म। अम, दिक्कत आ रही है, उसको पुलिस बुलानी पड़ रही है कि वो अपनी शादी में घोड़ी चढ़ पाए। या किसी ने मूछ रख ली है तो उसको थ्रेट्स मिलने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ऐसे आउटसाइडर देख रहे हो तो वो क्या सोचेगा कि आज भी हम उस तरह से जी रहे हैं जैसे कोई 1000 years पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स में कोई जातियां रहती होंगी। ट्राइबलिज्म इतना ज्यादा है अभी भी हमारी सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें जब आप फील करते हो ना, तो जिस इंसान को ये सब सहना पड़ रहा है उसके नजर से देखो तो यार उसको तो कितना बुरा लगेगा, उसका वर्ल्ड व्यू तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। उसको तो लगेगा पहले दिन से ही कि वर्ल्ड इज नॉट फेयर। तो फिर आप अगर ऐसी सोसाइटी बनाओगे तो उसमें फिर फेयरनेस आप कैसे इनकलकेट करोगे उस सोसाइटी में। और यही है कि जब तक ये सब चेंज तभी आ पाएगा जब हम एक अपने प्रिविलेजेस को समझें और एक ऐसा माइंडसेट लाए कि हमें समझना पड़ेगा कि हर इंसान, बी इट अ मेल और अ फीमेल, सब बराबर हैं, सबको
सब काम करने की वो है बेसिकली, कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और ये चीज हम भले ही अब भी हम लोअर कास्ट के बारे में कह रहे हैं, ये फीमेल्स पे भी लागू होते हैं कि हम हमारे यहाँ हम्म। पे अपर कास्ट लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई कि फीमेल्स वो भी अपना, वो सिर्फ घर में रोटी बनाने के लिए नहीं है। हम्म। ये तो हट गई है कि वो आज भी ये मान के चल रहे हैं कि नहीं वो घर पे रोटियां ही बनाएंगी, घर का काम ही करना है। और जो अगर बाहर जॉब पे जा भी रही हैं तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि घर में वो रोटी बना के जाएं, फिर जब आए तो रोटी बनाए। तो कैसे अपना समाज चेंज करेगा? तो हमें इन सारी चीजों पे आवाज उठानी पड़ेगी। और फेमिनिज्म को हमने एक गलत वर्डिंग दे दी है। हम फेमिनिज्म को बहुत ही, हाँ, वही, ये भी किसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शब्द जो होते हैं ना, वो शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं, और किसी भी शब्द के साथ कुछ कॉनोटेशन जोड़ देना किस तरह से मतलब वो बात को एकदम पलट देता है। और मेरा अगला जो टॉपिक है वो भी यही है कि किस तरह से सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो भी, उसका कॉनोटेशन हमारे देश के अंदर चेंज हो गया है। और ये भी मुझे लगता है कि बहुत एक रोमांटिसाइज आइडिया है, जिसके लिए हमारे मतलब हमने बहुत रोमांटिसाइजेशन कर रखा है इस देश, इस वर्ल्ड का हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि जमीन पे कुछ नहीं है। मतलब कि जैसे मुझे मतलब ये मतलब मेरा थॉट नहीं है, मैंने शायद अमित वर्मा के पॉडकास्ट में सुना था। अमित वर्मा बोलते हैं कि वी वर इन इलिबरल सोसाइटी एंड लिबरल थॉट्स वर लाइक थ्रोन एट अस, या फिर है ना, देवर पुट ऑन अस। तो हम एक ऐसे ही हम एक कम्युनल सोसाइटी हैं कि जो मतलब हमारा चाहे 400-500 साल से इतिहास रहा है ना, तो हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है कि हम कम्युनल ही हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी को आप ले लो। तो उसके अंदर जो ये सेकुलरिज्म है ना, वो मतलब हम जिसको इतना ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुझे लगा कि बहुत अननेसेसरीली मतलब इस वर्ड को बहुत रोमांटिसाइजेशन है, और बहुत मुगालबे में मतलब हम लोग मतलब इस चीज को लेके जी भी रहे हैं। और बहुत जैसे टोपी शुक्ला बुक है ना, राही राही मासूम रजा, उसके अंदर बोलते हैं बहुत बहुत वो मतलब उनका लिखने का तरीका भी अलग ही है। तो वो बोलते हैं कि मेरा भाई और मैं भाई हैं, हम तो रोड पे चिल्ला के नहीं चलते कि ये मेरा भाई है मैं इसका भाई हूँ, ये मेरा भाई है मैं इसका भाई हूँ। तुम चिल्ला के तभी बोलोगे जब तुम भाई नहीं हो, क्योंकि तुम नहीं। लोगों को बताना चाह रहे हो कि हम भाई हैं, हम भाई हैं, देखो हम भाई हैं। जैसे वो अंदाज अपना अपना में होता है ना, जब मकान मालिक आ जाता है तो वो आमिर खान और सलमान खान एकदम से कि अरे वो है ना राम लक्ष्मण की जोड़ी है। अगर है तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये भी लगता है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने नहीं समझा, चाहे, और अभी भी मुझे लगता है कि कोई मतलब इस चीज को समझ नहीं रहा है जो। और अब जनता तो बिल्कुल ही मतलब जो सिंपल सी बात है, जो सिंपल सी बात है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों से नफरत करते हो जिनकी आप स्टोरी नहीं जानते। अगर आपको सिंपली मैं बोलूं कि यार एक देश है उसके अंदर ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ भी है कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसा करते हैं, तो आप मानने लग जाओगे। लेकिन अगर आप उस मतलब आप कोई दोस्त आपको मिले, कोई बंदा मिले, वो आपका दोस्त बन जाए और वो फिर उसी कम्युनिटी से हो, तब आपको मालूम चलेगा। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं यार, वो बंदा तो ऐसा नहीं है, कम्युनिटी में पता नहीं क्या होता होगा। तो इसीलिए हाँ, और मुझे इसीलिए लगता है कि बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पे मतलब हम दोस्त बनाए, एक दूसरे को जाने। तो भी तो ही मतलब हम जब जान पाएंगे कंक्रीट टर्म्स में, तभी मुझे लगता है कि इन वर्ड्स के मतलब हमको मालूम चलेंगे। तुम बताओ इस बारे में यार। हाँ यार बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि सेक्युलरिज्म, जैसे तुम बोल रहे थे कम्युनल सोसाइटी है, हमारे में हमारी सोसाइटी कम्युनल भी है, हमारी सोसाइटी फ्यूडलिस्टिक भी है बहुत ज्यादा। कि हम्म। आज भी पोजीशंस पे ही बातें चलती हैं कि भाई अगर कोई ऊपर ऊपरी पोजीशन पे है तो उसको उस तरह का रिस्पेक्ट मिलेगा, कोई निची पोजीशन पे है उसको उस तरह का रिस्पेक्ट मिलेगा, बी एट एनी कास्ट और रिलीजन। वो बोलते भी है ना कि हमारे यहाँ पे तुलसीदास जी ने बोला था कि सामर्थ को ना ही कोई दोष गोसाई, तो किसी सामर्थ आदमी में कोई गलतियां नहीं होती। अगर वो रिच है तो वो किसी भी कम्युनिटी का हो उसको दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन अगर वो पुअर है तो उसको परेशानी आएंगी। तो सेक्युलरिज्म की हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये नाम शब्द तो हमने बैठा दिया लेकिन जनता को एजुकेट करना भूल गए। तो जब तक वो जनता एजुकेट नहीं होगी, फिर आपका एक पूरा ना प्रोपोगेंडा मशीन्स बैठी हुई हैं जो हेट्रेड फैलाती हैं। जैसे तुम बता रहे थे कि अगर हम अम, एक कहानियां किसी रिलीजन को अराउंड ऐसी स्ट्रक्चर कर दी जाए जिसमें ना दूसरों को गलत तरीके से दिखाया जाए, तो हमारे ब्रेन में वो ऐसे बैठ जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी ना दूसरे लोगों को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। जैसे ब्लैक मिरर का एक एपिसोड भी है हाँ जिसमें वो दिखाते हैं हाँ हाँ कि हाँ। आगे चल के मिलिट्री को अगर किसी को मारना होगा, इनोसेंट लोगों को मारना होगा, तो कुछ नहीं करना है, उनके ब्रेन में वो ना एक ऐसी चिप लगा दिया करेंगे जिससे वो इनोसेंट लोग उन्हें ना
डीमंस की तरह, मतलब राक्षसों के जैसे दिखने लग जाएंगे। तो उस केस में मारना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर तुम सामने देखोगे कि कोई राक्षस है तो तुम उसको 2 मिनट में मार सकते हो। कितना भी अच्छा इंसान हो वो भी देखेगा कि राक्षस आदमी है, तो उसे मारने में तुम्हें दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें वो असली फेज में, जब वो असली फेज में वो निकल जाती है वो चिप, तब उसे दिखता है कि वो बेसिकली राक्षस नहीं थे, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी, मासूम आदमी थे। तो तब वो जब उन्हें देखता है तो उसको अपने अंदर आत्मग्लानि होने लग जाती है। और यही अभी सोशल मीडिया कर रहा है कि हर कम्युनिटी को इस तरह, जिस भी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलानी होती है उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि वो इंसान ही ना लगने लगे, वो ऐसे लगने लगे कि ये सारे लोग तो ऐसे होते ही हैं। हम्म। और यही समस्या, हम ये नहीं है कि ये इंडिया स्पेसिफिक है, ये समस्या पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। और हर जगह की जो सरकार है, जो पावर में है, वो अपने आप कंट्रोल बिठाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर रही है। तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा अपने अल्गोरिदम बाइसेस को, जो हम कहते हैं ना कि हम इको चैम्बर्स में फंसे जा रहे हैं। तो हम इको चैम्बर्स में ना फंसे। अगर हम जैसे किसी एक साइड को सपोर्ट करते हैं तो हम दूसरा कंटेंट भी देखें कि दूसरी साइड का कंटेंट क्या आ रहा है। क्योंकि अगर हम वही कंटेंट देखते रहेंगे जो हमारी आइडियोलॉजी से मेल खाता है, तो फिर कभी हम अपने आप को चैलेंज ही नहीं कर पाएंगे, और हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दूसरी सोसाइटी सोच क्या रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, और हम सब डरे हुए हैं, और डर सबसे ज्यादा बिकता है। हम्म। और इसीलिए पॉलिटिशियंस हमें कंट्रोल कर पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे बिल्कुल सही, मुझे भी यही लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए बहुत तरह तरह के विचार होने बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरी आइडियोलॉजीज को समझें। और दूसरी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनसे, लोगों से मिले, या फिर है ना, उनसे, उनको विदाउट एनी बायसेस उनकी कहानियां समझें, तभी फिर हमें मालूम चलेगा। एक बहुत अच्छी बुक है हार्ट लैम्प करके, जिसको बुकर पुरस्कार मिला था अभी। तो वो कन्नड़ की राइटर हैं, वो लिख रही है, वो एक्चुअली मुस्लिम समुदाय से है, तो उन्होंने काफ़ी अपने सोसाइटीज़ के इंटरनल जो स्ट्रगल्स हैं, जो भी होता है, उसके ऊपर लिखी है। तो हार्ट लैब में काफ़ी ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि जिनको पढ़ के लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं है ना, उनके मतलब उनके अंदर क्या है। मुझे तो जो बोल देंगे, जो मुझे बता देंगे, जो मुझे कोई बोल, जब मुझे ऑथेंटिक सोर्सेज से कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो फिर तो मुझे जो व्हाट्सएप पे मिल रहा है, जो मुझे ट्विटर पे या फेसबुक पे दिख रहा है, फिर तो मालूम वही सच है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी वॉइसेस भी बहुत जरूरी है कि जब हमें, और वो भी वही कि विदाउट विदाउट एनी गार्निशिंग। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ऐसे भाईचारा फैलाने के लिए कई सारे आर्टिकल्स और बुक्स लिखी जाती है, तो वो साफ मालूम चलता है कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है। जबरदस्ती, मतलब मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि देखो, है ना, आपसी सद्भाव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो, लेकिन इट शुड लुक नेचुरल, है ना, ऐसा लगे मुझे कि ऑनेस्टी दिखे। तो वो हर्ट लैम्प काफी अच्छी बुक है, उसको मुझे लगता है कि, और बाकी बहुत ज़रूरी है कि मतलब अलग अलग देशों में घूमना, अलग अलग देशों के लोगों से बातें करना, अलग अलग सोसाइटीज़ के लोगों से बातें करना, उनकी बातें समझना, बुक्स पढ़ना, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखना। और ये चीज़ ध्यान रखना कि हम सिर्फ उन्हीं से नफरत करते हैं जिनकी कहानी हम नहीं जानते। अगर आप किसी की भी पीछे की कहानी आप समझने लग जाओगे, किसी इंसान को जानने लग जाओगे, तो फिर जो नफरत अगर कोई कोशिश कर रहा है आपसे करवाने की, तो फिर आप नहीं मानोगे उसकी बात उतनी अच्छी तरीके से। बिल्कुल यार। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पर्सनल एग्जांपल, कि जब मैं मेक्सिको में गया था तो किसी ने मुझसे बोला अपनी, कि भाई ये लोग तो शैतान की पूजा करते हैं यार, ये लोग तो ऐसे होते हैं। लेकिन जब मैं वहां पे गया और मेरे वहां पे बहुत सारे दोस्त बने, तो मुझे समझ में आया कि यार ये लोग कोई शैतान की पूजा नहीं करते, ये डेथ को सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे श्राद्ध होते हैं, हम अपने पूर्वजों को, जिसमें हम उनकी पूजा वूजा करते हैं, हम उनको वो पूरा जो भी कर्म कांड है वो सारी चीजें करते हैं। वैसे ही उनके यहाँ पे वो लोग डेथ को सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें वो ना एक सेलिब्रेशन में उनका एक दिन होता है दिया दे मुर्तो, जिसमें वो जो भी उनके यहाँ पे लोग मर गए हैं उनकी कब्र बनाते हैं, और उनकी कब्र में जो भी चीजें उन लोगों को पसंद थी वो उन कब्र पे रख के जाते हैं, और उसका पूरा जश्न बनाते हैं, एकदम बिल्कुल भूतों की तरह या तैयार होते हैं वो सारी चीजें। तो मेन चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हमें पता नहीं होता तो हमें बाहर से देखने पे लगता है कि यार ये कैसी प्रथा है, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप अंदर से जानोगे, तो फिर जब आपको रीजन पता चलता है तो पता चलता है कि यार ये भी तो कितना ह्यूमन साइड है, हम भी तो वही कर रहे हैं, बस हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो वही, जैसे जमीनी हकीकत जब जान जाओगे, आप लोगों से मिलोगे, तो ये डिफरेंसेस कम होने लग जाते हैं। हम्म। पर जरूरी वही है कि जब आप एक ओपन माइंड रखो और सबसे दोस्ती करने की कोशिश करो, और जितना नेचुरल रहे, रादर देन कि प्रोपोगेंडा लिटरेचर बनाई जा रही है या मूवीज बनाई जा रही हैं, तो फिर वो फायदा नहीं करती हैं।
सही है। ठीक है सौरभ, तो सही रहा, आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए। और तो भाई लोग, अ, विज्ञान के चैनल को आप लोग फॉलो करें, और ये बातचीत आगे चलती रहेगी। हम ये पॉडकास्ट हर हफ्ते लाते रहेंगे। ठीक है, तो हमें फॉलो जरूर करना। हमें फॉलो करना, और हम ऐसे ही बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स लाएंगे। हम उन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जिन चीज़ों के बारे में अक्सर पॉपुलर फोरम्स पे बात नहीं हो रही है। तो कोशिश रहेगी हमारी कि ऐसे ही बहुत अलग अलग टॉपिक्स हम आप लोगों के सामने लाएं। और कहानी वाला को आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही ऐसे ही जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत ही क्वर्की टॉपिक्स और अलग अलग टॉपिक्स पे कहानी वाला बहुत ही छोटे छोटे बाइट साइज्ड वीडियो बना के और जागरूक कर रहे हैं, लाइक लिटिल बिट एट अ टाइम। तो बहुत जरूरत है ऐसे चैनल्स की, मुझे लगता है इंडिया में खासकर हम लोगों को। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।